हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भवानी। मैं ठाकुर विजय सिंह राठौड़ आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। कल 12 अप्रैल को वीर श्रोमणी क्षत्रिय वीर श्रोमणी महाराणा सांगा की 543वीं जयंती मनाने हम लोग आगरा चल रहे हैं। बहुत ही खुशी का पर्व है। क्षत्रियों, आपसे विशेष अनुरोध है, भारी संख्या में आकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं और इस गौरव का लाभ उठाएं। ये एक ऐसी सभा है जिसमें आपका साहस बढ़ेगा, आपके अंदर क्षत्रित्व आएगा और निराशावादी ना बन के आप लोग आशावादी बनोगे और आप बहुत कुछ सीखोगे इतिहास के पन्नों से। और शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं महाराणा सांगा के परिवार के बारे में। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ की रियासत चित्तौड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा रायमल और माँ का नाम महारानी रतन कुमार था। महाराणा सांगा के दादा का नाम महाराणा कुंभा और दादी का नाम महारानी सौभाग्यवती परमार था। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में 100 लड़ाइयाँ लड़ी और केवल एक लड़ाई में हारे, 99 लड़ाई जीती। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहते हैं, सपा सांसद रामलाल सुमन ने राज्यसभा में तीखा प्रहार किया था। महाराणा सांगा के बारे में बोलकर उसने खतरे की घंटी बजा दी है अपने ऊपर। उसकी खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि उसने एक्शन किया है। हम लोग रिएक्शन करेंगे। भाई महाराणा सांगा आपको बताना चाहते हैं, जिनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था, फिर भी दुश्मन इतना कांपते थे उनको देखकर, जैसे देखते ही पसीने नहीं छूटते थे, उनकी पेशाब छूटती थी। ये थे महाराणा सांगा। क्षत्रिय वीर श्रोमणी महाराणा सांगा की पूरा जीवन गाथा अद्भुत साहस, अदम्य साहस से भरी हुई है। और शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है 1509 ईस्वी, जब महाराणा सांगा चित्तौड़ के उस राज सिंहासन को सुशोभित करते हैं जो उनके दादा महाराणा कुंभा ने सुशोभित किया था। बहुत ही गर्व की बात है। महाराणा सांगा सिंहासन पर आसीन होते ही सबसे पहले क्षत्रियों से मिलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रियों से मिलते हैं और उनको अपने राज्य में मिला लेते हैं। बड़े बड़े 7 राज्य और 107 सरदार, जो छोटे छोटे राज्य, उनको अपने में मिलाना और एक ऐसा वर्चस्व उन्होंने कायम किया था कि पूरे देश के हिंदू, स्पेशली क्षत्रियों के दिमाग में एक ही बात चलती थी कि आज हमारे देश में हिंदुओं में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो है महाराणा सांगा। अगर हिंदुओं में कोई सर्वशक्तिशाली है तो है महाराणा सांगा। उनकी ये वीर गाथा बहुत ही गौरव से भरी हुई है। आइए हम एक एक करके आपको सुनाते हैं। सबसे पहले 1517, इसको बैटल ऑफ खतौली के नाम से जाना जाता है। यही वह दिन है जिस दिन महाराणा के पैर में तीर लगने से उनका एक पैर चला गया था। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो अपनी भारी सैन्य बल के साथ आया और महाराणा सांगा से संग्राम हुआ। महाराणा सांगा ने 5 घंटे लगातार युद्ध किया। एक ऐसा युद्ध किया कि इब्राहिम लोदी के कान खड़े हो गए, उसको पेशाब आने लगी। इतिहास गवाह है, इब्राहिम लोदी ने मैदान छोड़ दिया था, युद्ध भूमि से भाग गया था इब्राहिम लोदी। आप अंदाजा ला सकते हो, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी महाराणा सांगा ने। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ खतौली। इतिहास के पन्नों में ये स्वराक्षरों से लिखी हुई है और हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब ये सुनते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो हमको भी गर्व हो रहा है, आपको भी गर्व हो रहा है। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है उस ऐसे अदम सार से भरे हुए महाराणा सांगा के बारे में। सभा सांसद ने जो बात कही है ये बहुत ही गलत है और इससे निपटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग इतना हैवी करेंगे कि ये दांतों तले उंगली दबा जाए। इसको पता लगना चाहिए कि हमने क्या बोल दिया, क्योंकि तलवार एक बार चलती है तो क्या करती है,
खून की बौछार करती है। धनुष से जब बाण निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। इसका रिएक्शन हमें करना है। महाराणा सांगा ने जो अदम साहस का परिचय दिया था 1517 में, उसके बाद इब्राहिम लोदी बहुत भयभीत हो गया था। दोबारा से इब्राहिम लोदी कभी भी मैदान में नहीं आया। इतिहास गवाह है। इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना भेजी और दोबारा से युद्ध होता है बाड़ी, बैटल ऑफ बाड़ी। ये बाड़ी धौलपुर के पास है। वहाँ पर इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा एक बार फिर मैदान में आते हैं। इब्राहिम लोदी खुद ना आकर अपनी सेना भेजता है और कुछ ही घंटों में महाराणा सांगा दोबारा वही करते हैं, तहस नहस कर देते हैं सेना को और एक बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा हो आपको। उसकी बाद आते हैं 1518 में बैटल ऑफ धौलपुर। धौलपुर में भी इब्राहिम लोदी अपनी सेना दोबारा से भेजता है और बड़ी हार का सामना करता है। इसी तरह से क्रमशः अगर बात की जाए, इतिहास भरा हुआ है। महाराणा सांगा ने 100 बैटल में 99 बैटल जीते थे और एक बैटल वो हारे थे। अभी हम उसका आपसे विवरण देंगे, आपको बताएंगे कि वो हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। आइए चलते हैं। इसके बाद आते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है बाबर से। मुगल शासक बाबर आता है और दोनों का युद्ध होता है। यहाँ बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है और दिल्ली का शासन हत्या लेता है। यहाँ पर मैं एक बात का खुलासा करना चाहता हूँ। जिस तरह से सपा सांसद रामलाल सुमन ने बोला था कि बाबर को भारत में लाने वाले महाराणा सांगा थे, तू आज सीख ले, हमसे सीख ले, इतिहास से सीख ले। बाबर को लाने वाले महाराणा सांगा नहीं थे। बाबर को लाने वाले थे इब्राहिम लोदी के चाचा, दो चाचा, आलम खान और दौलत खान। दौलत खान जो पंजाब सूबे का शासक था, उसे डर था कि इब्राहिम लोदी कब्जा कर लेगा, और दूसरा आलम खान जो खुद दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। इन्होंने ही बुलाया था बाबर को। और आप ये आज भी महसूस कर सकते हो, मुसलमान क्या कभी भरोसा करेंगे? क्या मुसलमान क्षत्रियों पे भरोसा करेंगे? नहीं, कहीं नहीं करेंगे वो। और हम चाहते हैं वो ना करें। हम चाहते हैं कि वो ना करें हमारे ऊपर भरोसा, क्योंकि हम उनके कभी काम नहीं आएंगे। जिस तरह से रामलाल सुमन ने वोट के लिए ऐसी राजनीति फैलाई है, इस तरह बोला है, उसको शर्म आनी चाहिए। वो हिंदू नाम पर कलंक है, कलंक। रामलाल सुमन हिंदू नाम पे कलंक है, इतना बड़ा कलंक जिसको धोना बहुत जरूरी है, जिसको मिटाना बहुत जरूरी है। आज आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्षत्रिय एक महाशक्ति है। जो भी क्षत्रियों से टकराने की हिम्मत जुटाएंगे उनका हम सर्वनाश कर देंगे। उनके परिवार में कोई नहीं बचेगा। एक ही तरीका है, वो क्या है? मर्डर, मर्डर। और ये करना बहुत जरूरी है ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना, इतना साहस ना पैदा कर पाए जो इस तरह की बड़ी बात कोई बोल पाए। पूरा परिवार मिटाना बहुत जरूरी है। इसका रामलाल सुमन का परिवार मिटाना बहुत जरूरी है। आज जरूरी है, ये जरूरी हो गया है। इस तरह से अगर हम लोग आज एक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई फिर दोबारा पैदा हो जाएगा इस तरह का बोलने वाला। जड़े काट दो, क्षत्रियों जाग जाओ और एकजुटता का परिचय दो। जिस तरह महाराणा सांगा ने एकजुटता का परिचय दिया था, उस जमाने में जब आप देखो टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी धाक जमाई और एक छतरी के नीचे सबको ले आए। पूरे राजपूत राजा एक साथ हो गए। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए, इससे हमें सीख लेना चाहिए। और यही बात थी। इसके बाद जो युद्ध होता है बैटल ऑफ बयाना, जहां बाबर मिलता है महाराणा सांगा से। महाराणा सांगा इतना भयभीत कर देते हैं बाबर को कि बाबर भी अपने पेंट के अंदर अपने पेशाब करने लगता है। ये हकीकत है। बाबर इतना भयभीत हो गया था। और बैटल ऑफ बयाना कौन जीता था? महाराणा सांगा। इतनी बड़ी जीत हुई थी महाराणा सांगा की कि बाबर घबरा गया। उसके बाद ये बैटल ऑफ बयाना कब है? 21 फरवरी 1527 बैटल ऑफ बयाना। इसके कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, जो राजपूत राजा हैं उनमें बात चलने लगी। क्योंकि सबसे बड़े दुख की बात यह है कि राजपूतों में कुछ गद्दार हमेशा रहे हैं। वो ऐसे गद्दार हैं जो राजपूतों की ही प्रगति नहीं देख सकते। उनको अपने राजपूतों की तरक्की देखने में बड़ा दुख होता है। ऐसे ही लोग थे जो महाराणा सांगा के सेना में थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ
कि आज अगर हमने कुछ और नहीं किया तो ये महाराणा सांगा पूरे देश में नंबर 1 पर आ जाएंगे, पूरे देश में एक छत्र राज होगा इनका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गद्दारी की, किसके साथ, महाराणा सांगा के साथ, और बाबर से बात कर ली, बाबर को तैयार किया कि आप डरो मत, हम आपके साथ हैं। और यही दिन दोबारा से देखने को मिला 16 मार्च 1527 बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में पहले से ही प्लानिंग बन चुकी थी, महाराणा सांगा के ही सरदार बाबर से मिल चुके थे, उन्होंने धोखा दिया और बहुत बड़ी सेना उसी दिन सेम टाइम पर जब युद्ध शुरू होता है जाकर बाबर से मिल जाते हैं। युद्ध का पूरा रुख बदल गया। उस समय पर महाराणा सांगा की हार हुई है, पहली हार हुई है। इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण है टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिलरी जो कि बाबर लेके आया था, गन पाउडर मीन्स बारूद से भरे हुए गोले, तोपें, ये लेके आया था जिसके सामने राजपूत बेबस थे। दूसरी बात थी विश्वासघात, राजपूतों ने ही विश्वासघात किया था जो कि बाबर से मिल गए थे एक ऐसे टाइम पर जबकि जरूरत थी हमको एकजुटता का, हम लोग एहसास कराते और जीत जाते। उसके बाद अगर ये बैटल हम जीत जाते तो दोबारा बाबर की हिम्मत नहीं बढ़ती। आप महसूस कर सकते हो इतनी जल्दी, जहां 21 फरवरी को युद्ध हुआ हो, अगले महीने 16 मार्च को युद्ध हुआ हो, एक साथ दोनों युद्ध, और पहले युद्ध में महाराणा सांगा इतनी बड़ी तरह से, बड़ी अच्छी तरीके से विजयी हुए हों, और 16 मार्च आते आते क्या हुआ, इतनी कन्विंसिंग कर दी राजपूतों ने जो जाके मिल गए बाबर से। अब बाबर को चढ़ा बढ़ा दिया कि हम आपके साथ हैं। तो क्या हुआ, एक ऐसा धोखा जो महाराणा सांगा ने कभी सोचा नहीं था। आज इतिहास गवाह है, अगर हम महाराणा सांगा को एनालिसिस करते हैं तो उनके अंदर देखते हैं बहुत बड़ी पॉजिटिविटी। और मेरा मोटो है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ विक्ट्री, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, जीत होती है। आज हम इतिहास के इन पन्नों में बहुत कुछ ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं, एक ऐसा टाइम था जब बाबर भी भयभीत हो गया था, कांप गया था महाराणा सांगा से, और वो रण छोड़ के भागना चाहता था, लेकिन राजपूतों ने ही उसको उकसाया, उससे जाके मिल गए। और इसके बाद जब बैटल ऑफ खानवा में महाराणा सांगा के 80 घाव हो गए थे, उसके बाद भी महाराणा सांगा युद्ध से वापस नहीं जाना चाहते थे। एक तीर लगने से वो घायल हो गए, घायल की अवस्था में उनको मूर्छा आ गई, मूर्छा के बाद उनको बाहर ले गए। जब वो होश में आए उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया कि अगला बैटल मेरा होगा, इतना बुरी तरह से हम लोग मारेंगे बाबर को कि बाबर की हिम्मत नहीं होगी, दोबारा भाग जाएगा अफगानिस्तान, जहां से बाबर आया था, भाई उसको भगा देंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, राजपूतों ने ही जो बहुत बड़े महाराणा सांगा के जो विश्वासी पर्सन थे, उन्होंने ही खाने में जहर दे दिया। इस तरह 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की चित्तौड़ में दर्दनाक मौत हो जाती है। इससे हमने सबक लिया है, हमने सीखा है कि आज राजपूतों आप होश में आ जाओ और सबसे पहले ये देखो आपका है कौन, क्योंकि आपके साथ जो हैं इसमें गद्दार भी हैं। गद्दारों का पहले सिलेक्शन करो, क्योंकि महाराणा सांगा से और कोई भूल नहीं हुई थी, यही भूल हुई थी कि उन्होंने अपनी टीम को बनाते समय ये भूल गए थे कि आज हमारे पास क्वांटिटी तो है, लेकिन क्वालिटी में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो कि एंड टाइम पर धोखा देंगे। ये धोखा इतना महंगा साबित हुआ कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके बाद उसकी जड़ें जम गई। चलो कल हम लोग मिलते हैं पूरे जोश के साथ आगरा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय मां भवानी।